सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। आप जान चुके हैं कि वर्ण भाषा की प्रथम मूल इकाई है, लेकिन शब्द भाषा की दूसरी और प्रमुख इकाई है। शब्दों से ही वाक्य और वाक्यों से भाषा की रचना होती है। जैसे म क ल, क्या हो गया ये मकल। र अ ज ग, जग। तो आपने देखा कि ऊपर दिए गए वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये वर्ण समूह शब्द नहीं कहे जा सकते। इन वर्णों को निम्न प्रकार लिखते हैं। क म ल कमल, अ ज ग र अजगर। अब इनके अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं, अतः ये शब्द है। यानी कि जो भी हमने ऊपर शब्द देखा वो अलग अलग वर्ण से शब्द तो बन गए, लेकिन इस शब्द का कोई अर्थ नहीं था, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। लेकिन जब नीचे उन्हीं शब्दों को हमने सही सार्थक रूप में लिखा, वर्णों को सार्थक रूप में लिखा, तो वो शब्द, उन शब्द का अर्थ प्रकट हो रहा है, तो इसलिए ये शब्द कहलाएंगे। वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखने पर ही सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है, निरर्थक का नहीं। निरर्थक ध्वनियों अथवा शब्दों के द्वारा हम कोई बात नहीं समझा सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों या वर्णों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। यानी कि वर्णों के सार्थक मेल से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब अगला है शब्द और पद में अंतर। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, परंतु जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और वह लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेता है। ऐसी स्थिति में वह शब्द न रहकर पद कहलाता है। जैसे अभी, खाना, ये दोनों शब्द हैं, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द न रहकर पद बन जाएंगे। जैसे अभी खाना खाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद बन जाते हैं। यानी कि जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में होने लगता है तो वो शब्द शब्द ना रहकर क्या बन जाता है, पद बन जाता है। अगला है हमारा शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में अन्य विदेशी भाषाओं के हजारों शब्द घुल मिल गए हैं। भाषा में शब्द कहाँ से आते हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं, उनकी रचना किस प्रकार हुई आदि के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर। सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे अनेक शब्द जो अपने मूल रूप यानी कि संस्कृत में ही हिंदी में प्रयोग होने लगे, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, दधि, ग्राम, कर्ण, क्षेत्र, यानी कि वह शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में भी वो अपने ही मूल रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। अगला है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, दही, गांव, कान, खेत आदि। यानी कि वह शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन वो अपने मूल अर्थ से थोड़े परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं, तो वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ आपको दिए गए हैं। जैसे है तत्सम शब्द है लक्ष्य, तद्भव है लाग, वार्ता बात, दुग्ध दूध, नृत्य नाच, नासिक नाक, श्रृंगार सिंगार, कर्पूर कपूर, धूम्र धुआं, मुक्ता मोती, श्वेत सफेद, कर्ण कान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं। अब अगला है हमारा देशज शब्द। देश जमा ज अर्थात देश में उत्पन्न। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों,
बोलियों आदि से हिंदी भाषा में मिल गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे बिटिया, लुटिया, पगड़ी, झुग्गी, पेट, लाल, झोला, रोटी, ये क्या है हमारे देशज शब्द है, क्योंकि ये अलग अलग देश से जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में आए हैं। अब अगला है हमारा विदेशी शब्द। विभिन्न विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी आदि भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी शब्द भंडार में आकर घुल मिल गए हैं। अब इनका प्रयोग हिंदी में किया जाने लगा है, यानी कि जो विदेश के शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं, उनको हिंदी में लाया गया है, वो हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी अंग्रेजी का शब्द है नर्स, स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, बस, स्कूटर। ऐसे ही अरबी का है नजर, खत, इलाज, महल, खबर। फारसी का है खून, जमींदार, लाश, बीमार। पुर्तगाली का शब्द है संतरा, तौलिया, अलमारी। तुर्की शब्द है कारतूस, बीवी, चेचक। ये क्या है, अलग अलग विदेश से लिए गए शब्द जिनका अब हिंदी में प्रयोग होने लगा है। अब अगला है हमारा संकर शब्द। जो शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे लाठी क्या है हिंदी की भाषा, चार्ज क्या है अंग्रेजी की भाषा, वर्षगांठ, वर्ष क्या है संस्कृत भाषा और गांठ हिंदी की भाषा। तो यानी कि जो भिन्न भिन्न भाषाओं से जो दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं वो क्या है, हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। अब अगला है हमारा रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, कमल, पुस्तक, लड़का, दिन। ये ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम अलग कर देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है हमारे रूढ़ शब्द है। अगला है हमारा यौगिक शब्द। दो अथवा दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग यानी कि मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सेनापति, सेना जमा पति, नभचर, नभ जमा चर, पाठशाला, पाठ जमा शाला। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दो शब्दों के मेल से एक शब्द की उत्पत्ति हो रही है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अब अगला है हमारा योग रूढ़ शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंख जमा ज, यानी अर्थात पंख का मतलब होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो जिसका अर्थ क्या है कमल, यानी कि ये जो शब्द है वो अपना शाब्दिक अर्थ ना प्रकट करके क्या करते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुव्रीहि समास के अंतर्गत होता है। अब अगला है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक तथा निरर्थक। सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, कलम, विद्यालय, घर, पानी। तो हम देख सकते हैं कि जो हम शब्द पढ़ रहे हैं उन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, हमारे सार्थक शब्द कहलाएंगे। ऐसे ही अगला है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, रात बिरात। तो ये जो वोटी शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं है, वानी का कोई अर्थ नहीं है, बिरात का कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या है, हमारे निरर्थक शब्द, यानी कि जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता। क्या आप जानते हैं व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जाता। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं,
विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनके रूप परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि वह शब्द जिनमें लिंग, वचन कारक और काल के कारण उन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, तो वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा का शब्द है लड़का, लड़के, लड़कों, पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकों, बच्चा, बच्चे, बच्चों। ऐसे ही सर्वनाम का शब्द है वह, वे, यह, ये। विशेषण है मोटा, मोटी, मोटे, ऊंचा, ऊंची, ऊंचे। क्रिया है पीता, पीती, पीते, आता, आते, आएंगे। हमने देखा किस प्रकार से इनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन होता है। तो ये शब्द हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। विशेष जानकारी है, इनके विषय में आप अगले अध्यायों में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी कि विकारी शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनके विषय में आप अगले अध्ययन में आप विस्तार से अध्ययन इनका करेंगे। अब अगला है हमारा अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण कौन कौन से? अचानक, प्रतिदिन, धीरे धीरे, बाहर, भीतर। इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे ही संबोधक का है के आगे, के निकट, से पहले, के उपरांत। समुच्चय बोधक है अथवा, किंतु, परंतु और लेकिन। विस्मयादि बोधक है धन्य, ओहो, अरे, वाह। अब विशेष जानकारी इनके विषय में आप अगले अध्यायों में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।